Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is RN Gupta and today we will be study about gametogenesis. इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब के बारे में ना डिटेल्स अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ना गैमेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस है क्या? तो गोनैड के अंदर जो भी गोनैड होते हैं वो गोनैड के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होना, चाहे वो मेल गोनैड हो या फीमेल गोनैड हो। तो मेल गोनैड या फीमेल गोनैड के अंदर वो जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वो गैमेट के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब मेल गोनैड में गैमेट का फॉर्मेशन अलग होगा और फीमेल गोनैड में गैमेट का फॉर्मेशन अलग होगा। मेल गोनैड में देखा जाए तो गैमेट का फॉर्मेशन के रूप में स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्म का निर्माण होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल गोनैड के अंदर होता है, यानी कि मेल गोनैड के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। दूसरा जो है वो दूसरा ओयोजेनेसिस कहलाता है। ओवम का निर्माण होना ही ओयोजेनेसिस कहलाता है और ये ओवम का निर्माण होता है सिर्फ फीमेल गोनैड के अंदर होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है ओयोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि बात की जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये मेल गोनैड के अंदर होता है। मेल गोनैड के रूप में किसको जाना जाता है, तो टेस्टिस को जाना जाता है। यानी कि ये जो बात कही जाए तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है टेस्टिस के अंदर ही होता है। दूसरी बात कि ये मेल गोनैड टेस्टिस के अंदर होता है। तो यहाँ हम लोग ना टेस्टिस के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल्स पढ़ चुके थे। और टेस्टिस में कहाँ पे ना स्पर्म का निर्माण होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे स्पर्म का होता है। तो टेस्टिस में ना एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिस के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात और, स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? तो जैसे ही मेल ना प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, जैसे ही मेल प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, दैट मींस किशोरावस्था में पहुंचता है, तो किशोरावस्था में पहुंचते ही स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। इसके बाद यदि जानते हैं तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्रिया है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है मुख्यतः दो स्टेज में पूरा होता है। यानी कि इसका ना 2 स्टेजेस है। कितना स्टेजेस है? 2 स्टेजेस। पहला स्टेज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और दूसरा स्टेज जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये दोनों है क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का निर्माण तो होगा, लेकिन डायरेक्ट स्पर्म का निर्माण नहीं होता। डायरेक्ट स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब इसकी जो स्पर्म का निर्माण होने का जो फेज है, स्टेज है, वो 2 स्टेज में पूरा होता है। सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म के निर्माण होता है और वह क्रिया ही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस।
कैसे होता है वो अभी बताता हूँ, लेकिन पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि ओवर और स्पर्म को निर्माण होने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को 2 स्टेज से गुजरना होता है। पहला स्टेज जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है और दूसरा स्टेज स्पर्मियोजेनेसिस है। अब बात ये है कि जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्मेटिड को फॉर्मेशन होने के लिए भी सबसे पहले 3 फेज से गुजरना पड़ता है। और वो 3 फेज कौन कौन है? तो एक होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैचुरेशन फेज। तो ये 3 फेज से होकर ये स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और इसके बाद जब तीनों फेज समाप्त हो जाती है तो स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा कोची का निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। अब बात ये है कि स्पर्मेटिड का निर्माण सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, याद कीजिएगा कि ऐसा कभी ना एक आपको फिगर बताया होगा, और इस प्रकार से सर्टोली सेल पाया जाता है, और इसके बीच बीच में ना स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसको जर्म सेल बोला है, मेल जर्म सेल बोला जाता है। ये हो गया ना सर्टोली सेल, और ये सब ना मेल जर्म सेल बोला जाता है। ये आप लोग को ना टेस्टिस में पढ़ा चुके हैं। तो एक्चुअली में मेल जर्म सेल जो होता है उसकी निर्माण होती है। उसकी निर्माण कैसे होती है? तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, वो जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाया जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जिसे प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड के मतलब ये ट्विन के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज में जाता है, और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी बहुगुणन होती है। बहुगुणन की अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो यहाँ से ना मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल से अपनी संख्या में वृद्धि किस डिवीजन के द्वारा करती है? तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा करती है। और माइटोटिक डिवीजन होता है तो हम आपको बता चुके हैं कि माइटोटिक डिवीजन में किसी प्रकार की गुणसूत्र में बदलाव नहीं होता, यानी कि ये ट्विन के फॉर्म में। तो इसका ना जो सेल डिवीजन के बाद जो नया सेल का निर्माण हुआ है वो भी ट्विन के फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह माइटोटिक डिवीजन करके जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म होता है। उसके बाद यदि देखा जाए तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म होता है, उसके बाद जो सेल का निर्माण होता है वही सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल कहलाता है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे यही स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसे दूसरा नाम ना मेल जर्म सेल भी कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल कहलाता है। उसके बाद सेकेंड फेज जो है वो ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। और ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में यही होता है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करते मतलब विकास करता है, और विकास करके बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसका फिगर देख लीजिए कि बड़ा बनाए हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि विकास करके और ये बड़ा हो जाता है, और इस प्रकार ग्रोथ फेज भी खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ फेज में जो बड़ा होने के बाद जो सेल का निर्माण हुआ स्पर्मेटोगोनिया सेल का, उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। उसके बाद जैसे ही सेकंड फेज खत्म होता है, स्टार्ट होता है तीसरा फेज जो है मैचुरेशन फेज। और ये मैचुरेशन फेज में क्या होता है? तो मैचुरेशन फेज में यही होता है कि जो भी बड़ा ग्रोथ फेज के बाद स्पर्मेटोगोनिया सेल का निर्माण हुआ था उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। हम आप लोग को ना मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बता चुके हैं। तो उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट होने के दौरान क्या होता है कि इसकी सेल डिवीजन होती है और एक सेल 2 सेल में बढ़ता है। लेकिन हम आप लोगों को मियोसिस फर्स्ट में ये भी बताए हैं
कि यहाँ पे जो मदर सेल के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, वो क्रोमोसोम की आधी संख्या रह जाती है मियोसिस फर्स्ट के दौरान। तो यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे n हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है कि हाफ हो जाती है गुणसूत्र की संख्या, तो यहाँ पे n हो, यहाँ पे n हो गया। उसके बाद जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है तो जो भी सेल का निर्माण होता है वो सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अंतर देखा जाए तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से ना मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है कि नया सेल का जो डेवलपमेंट होता है वो नया सेल जो होता है हैप्लॉइड होती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के दौरान हम गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उसके बाद यदि देखा जाए तो ये उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होने के बाद फिर से मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड के बारे में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि ये जस्ट लाइक किसके जैसा होता है, तो माइटोटिक डिवीजन के जैसा होता है। और माइटोटिक डिवीजन के जैसा होता है दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम की संख्या होती है उतना ही क्रोमोसोम की संख्या ऑफ स्प्रिंग के पास भी होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि n यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या n है, तो ये सब में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n ही होगी। और इस प्रकार से 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से मियोसिस सेकंड के दौरान नए नए सेल का डेवलपमेंट होता है। और ये जो नया सेल बना है मियोसिस सेकंड के दौरान यही कहलाता है स्पर्मेटिड्स। तो इस प्रकार हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स देखें। जो पहला स्टेज था किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरा क्रिया होने के लिए सबसे पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, और उसके बाद ये क्रिया द्वारा स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो चुका है। अच्छा एक बात और, ये स्पर्मेटिड्स की यदि प्रॉपर्टी की बात करूं तो अभी इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये स्पर्मेटिड जो है वो नॉन मोटाइल होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी यदि इसकी बात की जाए तो ये अभी क्या होता है, हेवी होता है। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि स्पर्म एक कैसा होती है, मोटाइल होती है। तो ये स्पर्मेटिड्स जो होती है नॉन मोटाइल होती है, लेकिन जब स्पर्म का निर्माण होगा तो स्पर्म के निर्माण होते ही जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया होगी तो वो क्रिया के दौरान क्या होगा कि ये मोटाइल हो जाता है। इस प्रकार अभी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में तुरंत बताते हैं। अभी हम लोग स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन देख चुके हैं। मियोसिस सेकंड के दौरान स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका है, और स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एन के फॉर्म में हुआ है। यहाँ से देखे थे प्रीमोर्डियल जर्मेशन 2n का फॉर्म में, लेकिन स्पर्मेटिड्स जो है से n की फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी आधा गुणसूत्रों की संख्या स्पर्मेटिड्स में होती है, तो ये n की फॉर्म में है। अब इसके बाद स्पर्मेटिड्स का सेल का फॉर्मेशन तो हो चुका, इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो सेकेंड प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्मियोजेनेसिस है क्या, तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड सेल्स से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और ये स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात की स्पर्म जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया के दौरान ये क्या हो जाता है, मोटाइल हो जाता है, और साथ साथ में ये क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाती है। ये यहाँ पे देख रहे थे कि स्पर्मेटिड जो है नॉन मोटाइल होती है, और साथ साथ में क्या होती है, तो वो मतलब उसका वेट अधिक होता है, यानी कि हैवी होती है। और यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया के दौरान जो स्पर्म का डेवलपमेंट हुआ वो मोटाइल होती है, और साथ साथ में क्या होती है, लाइट होती है। अच्छा एक बात और, स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं जिसे ना स्पर्म एंजाइम कहते हैं, या फिर हार्मोन्स भाग लेते हैं, एंजाइम नहीं हार्मोन्स भाग लेते हैं, जिसे स्पर्म हार्मोन्स कहते हैं। वहां पे ना हाइड्रोडिनेज एंजाइम भाग लेता है, और भी कोरोना पेनेट्रेट एंजाइम भाग लेता है। तो ये सब एंजाइम भाग लेते हैं जो स्पर्म को ना मोटाइल और लाइट करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। एक बात और देखा जाए तो किस प्रकार से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, तो ये मान लीजिए ना कि स्पर्मेटिड सेल है। स्पर्मेटिड सेल का मतलब ये सेल जो स्पर्मेटिड वो क्रिया द्वारा जो निर्माण हो चुका था, यह स्पर्मेटिड सेल है। स्पर्मेटिड सेल का ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये जो मतलब साइड में है वो गोल्गी अपरेटस है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह
जो भी आता है गोल्जी काय वगैरह वो सब है। और वो सब क्या होता है कि इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा सेंट्रियोल्स का निर्माण होता है। और ये सेंट्रियोल्स करता क्या है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। और वह स्पिंडल फाइबर जो होता है उसे विकास करने के बाद यहाँ पे गोल्जी जो अपरेटस है, वो गोल्जी अपरेटस सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो स्पर्म के ये फिगर की बात करते हैं, तो स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी अपरेटस करता है और ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद ये जो सेंट्रियोल्स है, तो सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट जिसको मिडिल पीस कहते हैं, तो मिडिल पीस का निर्माण करता है। और दूसरी बात ये स्पर्म के बारे में, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट जिसको मिडिल पीस कहते हैं उसका निर्माण कहाँ कैसे होता है, तो ये सेंट्रियोल से होता है। एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो गोल्जी अपरेटस से होता है। ये गोल्जी अपरेटस से होता है तो ये फ्लैजिलेट हो जाता है। और ये फ्लैजिलेट होने के कारण इसे ये मोटाइल होती है। तो ये फ्लैजिलेट होने के कारण मोटाइल होती है, इसीलिए हम स्पर्म को ना मोटाइल बोल सकते हैं और फिर लाइट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ना हम लोग देखे स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में ये 2 चरण में पूरा होता है, 2 स्टेज में पूरा होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है और वही स्पर्मेटिड्स जो है फिर बाद में स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्म का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये स्पर्म का डेवलपमेंट था। स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग देखें कि स्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होने के दौरान कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के दौरान हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म के डेवलपमेंट होने से पहले जो हमारा मस्तिष्क के, माइंड के, ब्रेन के हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन, या जीएनआरएच की बात की जाए तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसे कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये जीएनएच जैसे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, ये ना स्टिमुलेट करता है, उद्दीपति करता है किसको, तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्र पिंडक है, वो अग्र पिंडक को ये स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित कर देता है। यानी कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और जैसे ही ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 प्रकार के हार्मोन्स डेवलप करते हैं। एक का नाम है एलएच और एक का नाम है एफएसएच। एलएच की यदि बात करते हैं, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो एलएच है, ये एलएच का ये काम है कि ये एलएच जो है वो किस पर क्रिया करता है, तो टेस्टिस में पाए जाने वाले जो लेडिंग सेल हैं, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, लेडिंग सेल, ये लेडिंग सेल पे क्या करता है, वर्क करता है, क्रिया करता है। और लेडिंग सेल पे जैसे ही ये एलएच हार्मोन जो वर्क करता है, तो ये लेडिंग सेल पे वर्क करते ही क्या करता है कि लेडिंग सेल क्या करता है कि एक हार्मोन्स डेवलप करता है। और वो जो हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये लेडिंग सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। और यही टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करने का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एलएच हार्मोन किस प्रकार से लेडिंग सेल पे वर्क करता है। लेडिंग सेल होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है और यही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद यदि बात करते हैं एफएसएच हार्मोन को, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल पाए जाते हैं,
सर्टोली सेल्स के बारे में ऐसे ही पढ़ा चुके हैं आप लोग को कि ये ना, ये भी हार्मोन्स डेवलप करता है, इनहिबिन हार्मोन डेवलप करता है, एबीपी हार्मोन डेवलप करता है। इसके बाद ये भी बताएं कि स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है तो स्पर्मेटिड के निर्माण होने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया होने के लिए जो पोषण प्रदान, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम यही सर्टोली सेल का होता है। तो ये सब ना हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एफएसएच जो हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करता है, और ये सर्टोली सेल के ऊपर जैसे ही वर्क करता है तो ये सर्टोली सेल जो होता है वो कुछ फैक्टर का सिक्रीशन करता है, यानी कि ये सिक्रीशन ऑफ फैक्टर का काम करता है। सिक्रीशन ऑफ फैक्टर यानी कि ये कुछ फैक्टर का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। और जैसे ही कुछ फैक्टर का सिक्रीशन करता है उसके बाद ये स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करने लगता है। देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरी होल क्रिया को, यानी कि स्पर्म का डेवलपमेंट होने की पूरी होल क्रिया को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या है वो आप लोग को बता चुके हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का डेवलपमेंट होना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करने का काम क्या कौन करता है, ये सर्टोली सेल के द्वारा सिक्रीशन होता है जो भी फैक्टर का, वो फैक्टर कंट्रोल करने का काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस का। तो इस प्रकार से हम लोग ना स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। साथ में यदि देखा जाए तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक था ये बहुत वीवीआई टॉपिक है बोर्ड लेवल के लिए, और ये पूछता है बोर्ड लेवल में। तो इस प्रकार हम लोग गैमेटोजेनेसिस के एक पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम लोग ओएजेनेसिस के बारे में देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स।